शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम लोग संविधान पर विस्तृत रूप से आपके आईएएस 2021 और जो पीएससी एग्जाम है 2021 के प्रीलिम्स के अनुसार हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी में आप लोगों को काफ़ी कुछ हमने चर्चा भी कर लिया है और आशा करता हूं कि आप लोग थोड़ा प्रश्नों को कहीं पर भी बहुविकल्पी प्रश्न मिले तो सॉल्व करने का प्रयास करें तो आप धीरे धीरे बेहतर की स्थिति में आएंगे। दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग जैसे ही क्लास आप मेरा देखना स्टार्ट करें उसे बहुत बड़ी मात्रा में शेयर करें, जो भी ग्रुप है वहां पर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और क्लासेस को देख सके और लाइक करें। और क्लासेस के बाद जो भी गुणवत्ता आपको क्लासेस में मिल रही है तो उसको अपने कमेंट के माध्यम से बताएं भी। बस आप लोगों से यही एक छोटा रिक्वेस्ट रहता है और उस रिक्वेस्ट को आप लोग जरूर थोड़ा समझा करिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने प्रस्तावना आपसे स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूं कि जब हम लोगों ने प्रस्तावना स्टार्ट किया तो उस प्रस्तावना में आप लोगों को डिटेल में आप लोगों को पूरी प्रक्रियाओं के विषय में चर्चा किया कि आपका जो प्रस्तावना है उसमें सत्ता का स्रोत कौन है और सत्ता का स्वरूप कैसा है और सत्ता का उद्देश्य। तो उस चर्चा के क्रम में आप लोगों को मैंने डिटेल में चीजें बताया कि आपके सत्ता का स्रोत कौन है, भारतीय जनता है। फिर उसके बाद हम आप लोगों को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य इस विषय में चर्चा कर रहे थे और जहां पर मैंने आपको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष पर आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दिया है। अब आज जो चर्चा आप लोगों का होगा वह लोकतंत्र होगा। प्रस्तावना में आप लोगों को एक शब्द लोकतंत्र आता हुआ दिखाई देता है, लोकतंत्र। तो दोस्तों, आप लोग कब भारत आजाद हुआ? तो भारत जो है वह 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजाद हम आजाद जैसे हुए और हम एक लोकतंत्र की प्रक्रिया में प्रवेश किए। अच्छा, उस दौरान भारत में व्यापक स्तर पर अशिक्षा थी, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे थी, तमाम प्रकार की समस्याएं भारत में विद्यमान थी और उस दौरान हमने लोकतंत्र की प्रक्रिया को अपनाया। हालांकि आजाद होने के बाद यह हमारे राजनीतिक दलों का बहुत बड़ा उन लोगों का कार्य था कि जो लोकतंत्र की एक राजनीतिक संस्कृति है उसको व्यापक स्तर पर, स्थानीय स्तर पर पहुंचाने का उनको प्रयास करना चाहिए था, लेकिन वहां पर वह असफल होते हुए दिखाई देते हैं। इसी कारण आज भी हमारे यहाँ जो लोकतंत्र की प्रक्रिया में आप लोग देखते हैं जो वोटिंग होती है उसमें जाति, धर्म, इन सब का बहुत व्यापक स्तर पर योगदान देखा जाता है। लेकिन हम लोगों को पहले समझना है कि लोकतंत्र है क्या। तो लोकतंत्र की अगर डिफिनीशन देखा जाए तो आपके एक अमेरिका के राष्ट्रपति हैं अब्राहम लिंकन, उन्होंने बहुत अच्छा लाइन कहा, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ठीक है, उन्होंने क्या कहा अब्राहम लिंकन जी ने? लिंकन साहब कहते हैं जनता का, ठीक है, 1 मिनट, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा
शासन। ठीक है। अब दोस्तों यह अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। अब यहां पर जनता का तात्पर्य क्या हुआ? तो जनता का तात्पर्य यह हुआ, अगर आप इस शब्द को देखेंगे तो यहां पर जनता का अर्थ क्या हुआ? जनता का अर्थ मतलब कि हर व्यक्ति समाहित, अर्थात कि प्रत्येक वयस्क मताधिकार का व्यक्ति जो है वह वोट कर सकता है। प्रत्येक वयस्क मताधिकार वाला व्यक्ति जो 18 वर्ष का है वह वोट कर सकता है। तो इस द्वारा हर व्यक्ति जो है समाहित है। वयस्क मताधिकार। दोस्तों जो आपका 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 था, उसके माध्यम से आपका वोट देने का अधिकार जो था वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। ये आप लोग याद रखिए। ठीक है। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 के द्वारा क्या 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया। अब यहां पर दूसरा शब्द लिखा गया है जनता के लिए। जनता के लिए के तात्पर्य क्या हुआ? जनता के लिए तो जो आप नीतियां एवं कानून का निर्माण कर रहे हैं वह लोक कल्याणकारी होना अत्यंत आवश्यक है। नीतियां व जो लॉ है, कानून, वह क्या होना चाहिए? लोक कल्याणकारी। अब जैसे आप लोग देखते हैं मनरेगा, आयुष्मान भारत योजना, तो ये सब क्या है? लोक कल्याणकारी कार्य किसके लिए किया जा रहा है? जनता के लिए किया जा रहा है। अब दोस्तों यहां पर एक शब्द और है जनता के द्वारा। तो जनता के द्वारा, तो जनता के द्वारा का तात्पर्य यहां पर यह होता है जनता के द्वारा। तो जनता के द्वारा का मतलब कि जो विधायिका है, व्यवस्थापिका, तो उस विधायिका में हर समुदाय का नेतृत्व हो सके। हर समुदाय का नेतृत्व, ठीक है, जो विधायिका है उसमें हर समुदाय का नेतृत्व होना अत्यंत आवश्यक है। भाई आप जनता के लिए कार्य करने जा रहे हैं, तो जनता के लिए जब कार्य करने जा रहे हैं तो कोई भी नीतियां एवं कानून का निर्माण आप करने वाले हैं तो वो सभी वर्ग और समुदाय के लिए लाभकारी होना चाहिए। लेकिन अगर उसमें हर समुदाय का नेतृत्व नहीं है तो क्या होगा? तो वह कहीं ना कहीं किसी वर्ग के लिए वह हानिकारक हो सकता है। तो यहां पर यह प्रावधान किया गया कि विधायिका में हर समुदाय का नेतृत्व होना चाहिए। अनुसूचित जाति का भी हो, जनजाति का भी हो, पिछड़ा वर्ग का भी हो, महिला भी हो, सभी लोग उपस्थित हो। अब यह संपन्न कैसे होगा? तो एग्जाम्पल आरक्षण के द्वारा। कैसे? आरक्षण के द्वारा। तो दोस्तों ये आपका लोकतंत्र का एक परिभाषा है जिसको आपको समझना चाहिए।
तो यह चीज आप लोग जान लीजिए। तो आगे लेकर चलते हैं आपको। अब आपका आगे, अच्छा आगे अब देखते हैं। तो आगे देखा जाए तो लोकतंत्र दो प्रकार का दिखाई देता है। तो इसमें आपको लोकतंत्र में हम अब समझने वाले हैं एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा हम लोग समझेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक समझेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है और इसको हम समझ लेंगे तो काफी कुछ चीजें और क्लियर होता दिखाई देगा। अब दोस्तों जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसको हम लोग पहले समझते हैं और फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो पहले हम आपको आगे लेकर चल रहे हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र अक्सर यह देखा गया कि जहां पर जनसंख्या कम हो, जैसे ये आपका कोई एक देश है, मान लो कि प्राचीन यूनान में आप लोगों को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की चीजें देखने को मिलती थी, तो मैं प्राचीन यूनान को ही मान ले रहा हूं, ठीक है। तो ये प्राचीन यूनान है। अब इसमें जो है जनता सीधे शासन प्रक्रिया में शामिल होता है। तो शासन प्रक्रिया में क्या कर रहा है, सीधे भाग लेता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा बैटरी डाउन है, बस मैं चीजें कर रहा हूं, ठीक है। तो जनता क्या कर रहा है, सीधे शासन प्रक्रिया में भाग लेती है। किसमें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। तो क्या जनता सीधे शासन प्रक्रिया में भाग लेती है, ठीक है। तो जनता क्या कर रही है, सीधे शासन प्रक्रिया में भाग लेती है। तो हमने आपको यह बताया कि प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में ऐसी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती थी। कहां, प्राचीन यूनान नगर राज्य में। अब यहां पर यह होता था कि जैसे ये पूरा आपका जनता रह रही है, ठीक है, ये पूरा जनता यहां निवास कर रही है। अब मान लो कि ये पूरी जनता यहां पर इकट्ठा हुई, ठीक है, यहां पर ये पूरे जनता के लोग इकट्ठा हुए। अच्छा, प्राचीन यूनान में दास को इकट्ठा होने का अधिकार नहीं था, दास यहां पर इकट्ठे नहीं होते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सभी लोग किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर, जो इंपॉर्टेंट इशू हैं, उन इंपॉर्टेंट मुद्दों को लेकर ये इकट्ठे हुए सभी लोग। अब सभी लोग क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठे होने पर पूरी बैठक होती है। अब पूरी यहां पर बैठक हुई, मान लो कि यहां पर 100 लोग इकट्ठे हुए, 100 लोग यहां पर इकट्ठे हो गए, ठीक है। कितने लोग, 100। अब 100 लोग इकट्ठे हुए। अब यहां पर कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा पर क्या हो रहा है, बहस हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बहस हो रही है। अब क्या हुआ कि यहां पर 100 लोग इकट्ठे हुए और यहीं पर बहुमत के आधार पर निर्णय कर दिया गया, बहुमत के आधार पर निर्णय किया गया, ठीक है। अब मान लो कि 100 लोग हैं, उस मुद्दे पर 52 लोग समर्थन कर दिए, तो अब बहुमत तैयार हो गई,
अब उस पर निर्णय ले लिया गया। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये आपको प्राचीन यूनान में देखने को मिलता था, वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलता है। कहां पर? स्विट्जरलैंड में आपको ये प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। ठीक है, कहां पर? स्विट्जरलैंड में। राइट, किसी को कोई दिक्कत, कोई भी समस्या, आप कमेंट करिएगा। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे शासन प्रक्रिया में भाग ले रही है, सीधे। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह देखने को मिला, ठीक है दोस्तों, समझिए। अब मान लो कि देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब ये आपका इंडिया है, ये आपका कौन है? भारत है। अब भारत की जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है ही है, आप लोग तो देखते हैं हर एक व्यक्ति कम से कम न से तो 5-6, तो देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब आप लोग सोचिए कि देश की जनता इतनी ज्यादा है, तो यह क्या संभव है कि किसी मुद्दे को लेकर सभी लोग एक स्थान पर इकट्ठे होकर निर्णय ले सके? अगर आज कोविड काल का दौर होता तो शायद और भी संभव ना होता। समझ में आया? तो यह संभव ही नहीं था कि हम जो है एक जगह बैठकर निर्णय ले सके। तो प्रक्रियाएं बनी। तो प्रक्रियाओं में जो देश का भूभाग था उसको जनसंख्या की दृष्टि से कई हिस्सों में डिवाइड किया गया। अब ऐसे कई हिस्सों से डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, ये मान लो कि सेंट्रल में आपका संसद है। अब ऐसे पूरा डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, ये पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, अब देश की जनता को, मतलब कि जनसंख्या के आधार पर अब संपूर्ण भूभाग को बांट दिया गया। अब बट गई। अब यहां से जो जनता है, ठीक है, तो यहां से जनता जो है वह अपने प्रतिनिधि को चुनकर जनता यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां पूरा हर एक क्षेत्र से अब क्या कर रही है? जनता अपने प्रतिनिधि को चुन रही है। अब अपने प्रतिनिधि को चुनकर कहां पर भेज रही है जनता? सदन में भेज रही है। ठीक है, अब यह समझ में आया कहीं पर? तो जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वह मिलकर शासन व्यवस्था को क्या करते हैं? संचालित करते हैं। तो सभी प्रतिनिधि चुन लिए। अब संसद में सभी लोग गए। अब इसमें जो जिसका बहुमत होगा वह क्या होगा? उसकी सरकार बनेगी और बहुमत दल का नेता जो है वह पीएम बनेगा। और फिर उसके बाद पीएम एक लिस्ट तैयार करेगा मंत्रिपरिषद का और राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद का चुनाव करेगी। तो मतलब कि जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वह सदन में जाते हैं और फिर शासन का संचालन करते हैं। तो दोस्तों अब यहां पर यह हमें समझना है कि जब जनता अपने प्रतिनिधि को सदन में भेज रही है तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कह सकते हैं कि नहीं? प्रतिनिधि लोकतंत्र हम कह सकते हैं कि नहीं? तो आपका भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र उपस्थित है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों हम लोग अपने यहां लोकतंत्र में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। तो लोकतंत्र में एक संसदात्मक दिखाई देता है व्यवस्था, एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दिखाई देता है। तो हम आपको कुछ लेक्चर में बताए भी हैं। तो सरकार के
3 अंग होते हैं। एक आपका कार्यपालिका जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, एक विधायिका जिसको लेजिस्लेचर, एक ज्यूडिशरी। इसका काम है कानून का निर्माण करना, इसका काम है कानून को लागू करना, इसका काम है राज्य के बीच में, व्यक्ति राज्य के बीच में कोई विवाद है उसको निपटारा करना। ठीक है, तो दोस्तों जो संसदात्मक शासन व्यवस्था का चरित्र है, संसदात्मक शासन व्यवस्था और एक आपका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में आपको मैं ये चीज बताया भी था कि आपका 2 सदन होता है, विधायिका जिसमें 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा के बहुमत दल का जो नेता होता है वो कौन बनता है? पीएम बनता है। तो एक नाम मात्र का प्रधान होता है और एक वास्तविक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान। तो लोकसभा के जो बहुमत दल का नेता होता है वो कौन होता है? पीएम होता है। और नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका विधायिका है और कार्यपालिका, इसमें घनिष्ठ संबंध संसदात्मक शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। और दूसरी चीज कि जैसे ही ऐसा देखने को मिलता है कि विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन जैसे ही असाधारण बहुमत की स्थिति आती है, कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित करने लगता है। बहुत सिंपल तरीके से चीजों को समझना है, तनिक भी दिक्कत ना होने पाए। और दूसरी चीज, विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका के सदस्य विधायिका को होते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था में। और कार्यपालिका के 2 प्रधान उपस्थित हैं, एक नाम मात्र का राष्ट्रपति। अच्छा, कार्यपालिका का जो भी सब कुछ कार्य है, आर्टिकल 53 का सब क्लॉज 1 कहता है कि संघ की कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। लेकिन 74 का सब क्लॉज 1 कह देता है कि राष्ट्रपति किसके अनुसार कार्य करेगा? मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा। तो नाम मात्र का हुआ, राइट। तो मतलब कि ये आपको संसदात्मक शासन व्यवस्था में देखने को मिल रहा है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या चीजें हैं? तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अब ये चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, अब अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ये जो अमेरिका है वहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, ब्रिटेन और भारत में आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब दोस्तों जो आपका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, अमेरिका में उसको कांग्रेस कहा जाता है। विधायिका को क्या कहा जाता है? कांग्रेस। और इसके 2 सदन होते हैं, एक सीनेट और एक प्रतिनिधि सभा। ठीक। तो दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का एक ही प्रधान होता है। वो कौन होता है? राष्ट्रपति। वो कौन होता है? राष्ट्रपति। और कार्यपालिका का विधायिका से कोई लेना देना ही नहीं है। न विधायिका कार्यपालिका का सदस्य है, न कार्यपालिका विधायिका का सदस्य है। हालांकि राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से मंत्रिपरिषद का चयन करता है, और वो भी उच्च प्रभुत्व के ज्ञानी व्यक्तियों का वह अपने कार्य संचालन के लिए उनका चुनाव करता है। लेकिन यह राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर है कि वह जब चाहे नियुक्ति करे, जब चाहे हटा भी सकता है। तो दोस्तों यहां पर आपको राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुन लिया गया है, तो अब वह 4 वर्ष तक कार्य करेगा। किसी की मजाल नहीं है कि इसको हटा दे। हालांकि
विधायिका जो है वह महाभियोग के माध्यम से यदि वह संविधान का कहीं पर दुरुपयोग करते हुए दिखाई देता है तो महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। जैसे आपको डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 2 बार महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई, लेकिन क्या वह सफल हो पाया? नहीं। तो बहुत ही संभव प्रक्रिया नहीं है। तो यहां पर कार्यपालिका विधायिका बिल्कुल अलग है। तो एक ये भी 2 प्रकार के लोकतंत्र देखने को मिलते हैं, लेकिन हमने संसदात्मक लोकतंत्र की प्रक्रिया को स्वीकार किया है। किसी को कोई दिक्कत तो वह प्रश्न पूछ सकता है, कोई भी समस्याएं नहीं होंगी। तो दोस्तों इसका मतलब हम कह सकते हैं कि संविधान द्वारा हमने सरकार के ऐसे स्वरूप को अपनाया है या ऐसे स्वरूप को स्थापित किया है जिसमें सरकार जनता की इच्छा से प्राधिकार प्राप्त कर रहा है। जनता की इच्छा से हम प्राधिकार प्राप्त कर रहे हैं, राइट। आप ही लोग देखते हैं कि कोई 5 वर्ष के लिए चुना गया है, फिर अगला अगर वह अच्छा कार्य नहीं किया तो दूसरा व्यक्ति, तो तब उसका प्राधिकार खत्म हो गया। अब जो नया आया है वह प्राधिकार ग्रहण किया है। तो सरकार जनता की इच्छा से प्राधिकार प्राप्त कर रहा है, यह नहीं कि आप हमेशा के लिए बन गए हैं, नहीं। तो दोस्तों यहां पर अब ये एक और चीज उल्लेखनीय है। हमने लोकतंत्र में अकेले ये न सोचिए कि लोकतंत्र में हमने अकेले राजनीतिक लोकतंत्र को ही अपनाया है। लोकतंत्र में हमने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र अपनाया है। तो हमने आपका राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को भी अपनाया है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, अर्थात कि हमने इन तीनों ही स्वरूप को अपनाया है। संविधान में आप लोग देखते होंगे सामाजिक, संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। अब यहां पर हम लोग समझते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र क्या है, सामाजिक लोकतंत्र क्या है, आर्थिक लोकतंत्र क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही अच्छा शब्द कहे कि सामाजिक लोक, अर्थात कि उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक लोकतंत्र न हो। अभी इस चीज को आप और डिटेल में समझ जाएंगे। तो राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ है, हमें यह समझना है कि राजनीतिक न्याय क्या है और राजनीतिक न्याय के माध्यम से हम राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं। तो राजनीतिक न्याय का तात्पर्य क्या हुआ? तो राजनीतिक न्याय का यह तात्पर्य हुआ कि हर व्यक्ति को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। हर व्यक्ति को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश करे या अपनी बात उसको सरकार तक पहुंचाना हो, वह आसानी से चीजें कर सके। तो दोस्तों राजनीतिक न्याय का जो मुख्य उद्देश्य है वह राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। किसका स्थापना करना? राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो आप राजनीतिक लोकतंत्र के माध्यम से क्या कर रहे हैं? राजनीतिक लोकतंत्र में हमने प्रतिनिधि लोकतंत्र के स्वरूप को अपनाया। अब जो है प्रतिनिधि जो है अब वह पहुंचे और हमारे लिए वह नीतियां एवं कानून का निर्माण कर रहे हैं। और हम जो है एक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी हमने अशिक्षा को नहीं देखा कि अशिक्षित व्यक्ति है यह वोट नहीं दे सकता है, या बहुत गरीब व्यक्ति है यह वोट नहीं दे सकता है। कोई भी वह 18 वर्ष का आयु पूरा किया हो वह वयस्क मताधिकार पर वोट करता है और अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है। तो हमने राजनीतिक न्याय और राजनीतिक लोकतंत्र की प्रक्रिया को स्वीकार किया है, अर्थात कि हम राजनीतिक न्याय के माध्यम से राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित कर रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब आते हैं आगे। सामाजिक लोकतंत्र क्या है? किसी को पता हो तो वह कमेंट करे। सामाजिक न्याय
पहले हम लोग समझते हैं सामाजिक न्याय क्या है। तो हर व्यक्ति प्रकार के जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध हो। मतलब कि कोई भी, अब मान लो कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य, कोई शूद्र है। अब ये नहीं कि ब्राह्मण जो है उच्च स्थान पर कायम है और शूद्र का निम्न स्थान कायम है। अर्थात कि ब्राह्मण के यहां अगर कोई शूद्र जा रहा है तो उसको तमाम प्रकार की दूरियों का एक दूरी कायम रखना पड़ेगा। तो यह सब प्रक्रियाएं विद्यमान नहीं है। आपको मैंने पंथ निरपेक्षता बताया। धर्म अर्थात कि राज्य सर्वधर्म समभाव से कार्य करेगा। तो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर भेदभाव निषेध है। इन सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करना आपका क्या कहला रहा है? सामाजिक न्याय की अवधारणा। और समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार जो है वह अनुपस्थित हो। यह नहीं कि आपके प्रधानमंत्री हैं तो इनके लिए विशेष अधिकार मौजूद है और वह एक निम्न वर्ग का व्यक्ति है, बहुत गरीब है, निसहाय है, हाशिए पर ढकेला व्यक्ति है, उसके लिए अलग विशेषाधिकार। मतलब कि आपके जो पीएम है वो कोई गलती कर रहे हैं तो उस गलती का सजा नहीं मिलेगा, लेकिन एक गरीब व्यक्ति कर दिया तो उसको सजा मिलेगी। तो विशेषाधिकार जो है अनुपस्थित है ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो महिलाएं हैं वो सभी लोग अच्छे तरीके से अपना विकास कर सके। तो मतलब कि दोस्तों हमने सामाजिक न्याय के माध्यम से क्या किया? सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित किया। तो सामाजिक न्याय के माध्यम से हम क्या करें? सामाजिक लोकतंत्र। तो सामाजिक लोकतंत्र का तात्पर्य क्या हुआ? तो सामाजिक लोकतंत्र का यह तात्पर्य हुआ कि हम अपने समाज में एक ऐसी जीवन शैली डेवलप किया जाए जो जीवन शैली है, जो हमारे जीवन जीने के तरीके हैं। सामाजिक लोकतंत्र के माध्यम से हम समाज में एक ऐसी जीवन शैली को डेवलप कर रहे हैं जिसमें स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व को मान्यता दी जाए। किसका? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, इन सबको क्या दिया जाए? मान्यता दी जाए। तो हम इस प्रकार की अवधारणा से आगे चल रहे हैं। अब दोस्तों हम आते हैं अपने आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय किसी को पता है आर्थिक न्याय क्या होता है? तो दोस्तों आर्थिक न्याय का मतलब कि किसी भी प्रकार से अर्थ के रूप में हम किसी प्रकार का भेदभाव न हो। अर्थात कि जैसे उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के साधन जिसमें भूमि, पूंजी, औद्योगिक इकाई, श्रम, ठीक। चलिए कैपिटल, भूमि, पूंजी, औद्योगिक इकाई, श्रम। अब दोस्तों ये जो भूमि है, अब ये नहीं कि भूमि जो है कुछ ही व्यक्ति के पास उपस्थित हो जाए और काफी लोग, एक बड़ा वर्ग जो है वो उस भूमि से बिल्कुल लाभान्वित ही नहीं हो पा रहा है, उसके पास किसी भी प्रकार के भूमि ही नहीं है। कैपिटल, पूंजी, अर्थात कि कुछ व्यक्ति के पास पूंजी का पूरा एक स्टॉक बना के रखा है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल है ही नहीं। औद्योगिक इकाई, 2-3 घराने का ही क्या है, उनका एकाधिकार है, मोनोपोली है और सब उससे वंचित है। श्रम,
कोई कंपनी में या कोई फैक्ट्री में कार्य कर रहा है और 5 घंटे, आप 8 घंटे के लिए उसको 5,000 रुपए में नियुक्त किए हैं, और पता चला कि आपने 8 घंटे के लिए 5,000 रुपए में नियुक्त किया है, उसको 3,000 रुपए दे रहे हैं और 12 घंटे काम ले रहे हैं, तो शोषण न होने पाए, शोषण न होने पाए, तो ये आर्थिक न्याय है ना। तो इसमें आर्थिक न्याय की अवधारणा आपको देखने को मिल रहा है। इन सभी का हम क्या करें, न्यायपूर्ण तरीके से वितरण करें, न्यायपूर्ण तरीके से क्या हो, वितरण हो, अर्थात कि सभी लोगों को लाभ मिल सके। तो हम इन सभी का न्यायपूर्ण तरीके से वितरण करते हैं, तो वो आर्थिक न्याय की अवधारणा कहलाती है, और आर्थिक न्याय के माध्यम से हम आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित कर रहे हैं। अब इसमें संपत्ति, आय व संपत्ति की जो भी असमानताएं मौजूद है उसको दूर करना शामिल है। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जो ये न्याय का 3 रूप आप देखने को मिला, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इसकी जो सुरक्षाएं की जा रही हैं वह मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से इसकी सुरक्षाएं की जाती हैं, ठीक है। तो जो आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आपने देखा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो आपने देखा, इसकी सुरक्षा जो है किसके माध्यम से, फंडामेंटल राइट के माध्यम से और डीपीएसपी के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। और ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, इसको हमने 1917 के रूस क्रांति से अपनाया है। किससे, रूस की क्रांति से, ठीक है। तो हमने रूस की क्रांति से अपनाया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो वो कमेंट कर ले, ठीक है। अब आते हैं हम लोग गणतंत्र, लोकतंत्र यहीं पे समाप्त होता है। गणतंत्र, तो दोस्तों हमने आप लोगों को यह बताया कि सरकार के 3 अंग हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ज्यूडिशरी। अब दोस्तों यहां पर हम एक और लिख दे रहे हैं ब्रिटेन, और एक और लिख रहे हैं इंडिया, ठीक है, समझिए। अब जो दोस्तों ब्रिटेन है, ब्रिटेन में भी 2 प्रधान देखने को मिलते हैं, नाम मात्र का और वास्तविक, और भारत में भी 2 प्रधान देखने को मिलते हैं, नाम मात्र का और वास्तविक, ठीक है। तो आपको दोनों जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ब्रिटेन में नाम मात्र का प्रधान है वह राजा है, और वास्तविक प्रधान ब्रिटेन में पीएम है। भारत में नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति है, और जो वास्तविक प्रधान है वह पीएम है। यहां पर जो राजा है वह वंश की प्रक्रिया के आधार पर पद ग्रहण कर रहा है, लेकिन हमारा जो नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति है वह इलेक्शन, चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से पद ग्रहण कर रहा है, ठीक है। इलेक्शन के माध्यम से वह भले अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी मत पद्धति के आनुपातिक मत प्रणाली के अनुसार, लेकिन उसका क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। अब यहां पर क्या है, वंश की प्रक्रिया मौजूद है, अर्थात कि जो राष्ट्राध्यक्ष होता है देश का, अगर वह वंश की प्रक्रिया में आधार पर पद ग्रहण कर रहा है, या किसी भी देश में किसी भी प्रकार के वंशावली प्रक्रियाएं मौजूद है, तो वह गणतंत्र नहीं कहलाएगा।
अर्थात कि गणतंत्र तभी कहलाएगा जहां पर वंश की प्रक्रियाएं बिल्कुल अनुपस्थित हो, बिल्कुल भी अनुपस्थित हो। तो भारत एक गणराज्य है। भारत एक क्या है? गणराज्य है। लेकिन ब्रिटेन आपका गणराज्य नहीं है, क्योंकि यहां पर वंश की प्रक्रिया मौजूद है। अमेरिका आपका गणराज्य है, क्योंकि अमेरिका में भी आपको वंश की प्रक्रियाएं नहीं देखने को मिलती है। ब्रिटेन में उच्च सदन में भी वंश की प्रक्रिया मौजूद है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। लेकिन भारत में राज्यसभा वंश की प्रक्रिया से नहीं है, इसका भी चुनाव होता है, आगे समझेंगे। ठीक है, तो ये गणतंत्र हो गया। तो सभी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो वह कमेंट करके पूछ ले, बाकी आगे चला जाए। आगे चल। अब आते हैं स्वतंत्रता। जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता का उल्लेख है उसे जानते हैं। स्वतंत्रता, तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएं कि स्वतंत्रता में प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। जल्दी से, हमने बताया भी है और सभी लोगों से मैं जानना भी चाहता हूं। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करें। ठीक है, तब तक हम आगे बता रहे हैं। तो स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? तो व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का, एक व्यक्ति है, अब इसके गतिविधियों पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का निषेध, प्रतिबंध का निषेध। ठीक है, तो एक व्यक्ति है, अब व्यक्ति की जो गतिविधि है उसमें किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का क्या होना चाहिए? निषेध होना चाहिए। अब यह ऐसा क्यों कहा गया? ताकि उस व्यक्ति का जो संपूर्ण रूप से विकास हो सके, अर्थात कि उसके व्यक्तित्व का बहुत ही व्यापक स्तर पर विकास हो सके और वह संपूर्ण विकास करके वह देश के नागरिक के रूप में अपनी संपूर्ण सहभागिता दे सके। तो ये आपको प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। स्वतंत्रता का तात्पर्य यही हुआ। अब जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है, सर इसमें चार्जर लगा दीजिए। तो अब दोस्तों, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, अब उसमें 5 प्रकार के आपको न्याय का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख आपको प्रस्तावना में देखने को मिलता है। अब इन सबको हम मूल अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित करते हैं। फंडामेंटल राइट्स में आप लोग देखते होंगे, तो उस मूल अधिकार के माध्यम से हम इन्हें सुनिश्चित करते हैं और ये जो अधिकार हैं, इसको न्यायालय द्वारा क्या किया गया है? प्रवर्तनीय माना गया है। आप लोगों का अगर मूलाधिकार का उल्लंघन होता है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सभी को समझ में आया? कोई भी दिक्कत तुरंत आप लोग कमेंट करिए और ढेर सारा सभी लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जितना हो सके कराएं। क्लासेस में आप अधिक से अधिक लोगों को उपस्थित करें। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी हम आपके लिए मौजूद हैं और हर एक समस्या का समाधान होगा। तो आप लोगों को आर्टिकल 19 से 23 तक, 19 से 23 तक फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख मिलता है भाग 3 में।
और आर्टिकल 19 से 23 तक आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिलता हुआ दिखाई देता है। आर्टिकल 19 में जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिखाई देता है। आर्टिकल 20 में अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण आपको मिलता है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता देखने को मिलता है। और आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और आपको निरोध से संरक्षण मिलता है। तो यह सब हम लोग फंडामेंटल राइट्स में डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, यहां तक अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। तो आपको प्रस्तावना में एक स्वतंत्रता शब्द आता है, उसका भी हम लोग प्रक्रियाएं जान लिए। अब समता, समता में आपको प्रस्तावना में दो समता का उल्लेख मिलता है, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक, प्रतिष्ठा और अवसर की समता जो है प्रस्तावना आपको देता है। अर्थात कि यहां पर समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर जो है वह प्राप्त हो सके, उपलब्ध हो सके, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से, ताकि सभी लोग समान रूप से अपना विकास करें और देश के विकास में योगदान दें। और आपको आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार आपको फंडामेंटल राइट्स में मिलता है। आर्टिकल 14 में विधि के समझ समता का अधिकार दिया गया है। 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। और आर्टिकल आपको 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत। और आपको आर्टिकल 18 में जो है उपाधियों का अंत आपको मिलता है। तो ये आपके संविधान में प्रस्तावना में समता देखने को मिलता है। अब दोस्तों, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है वह कहां से लिया गया है? तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व ये आपका फ्रांस की क्रांति से, कहां से? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ये आपका एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1789। तो कहां से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, और किसी को कहीं पर भी कोई भी समस्या हो वह तुरंत हमें बताता भी चले। अब संविधान की प्रस्तावना में आपको एक शब्द और देखने को मिलता है, बंधुत्व। शब्द से देखने को मिल रहा है भाईचारा, है ना? भाईचारा, ऐसा लग रहा है कि नहीं? तो इसको क्यों शामिल किया गया? तो सभी नागरिकों के बीच एक होने का भाव, अर्थात कि एक होने की भावनाएं जागृत हो कि हम सब एक हैं। इसीलिए आप देखिए हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ताकि हम एक देश के नागरिक हैं। किसके? भारत के नागरिक हैं। चक दे इंडिया मूवी आप लोग देखे होंगे। जब शाहरुख खान पूछता है कि आप कहां से हैं, तो सभी लोग अपने अपने स्टेट का नाम बताते हैं। तो जब स्टेट का नाम आप सभी लोग बता रहे हैं, तो इसमें क्या है? विभाजन देखने को मिल रहा है। आप अभी टीम रूप से क्या है? एक ही नहीं है, बंधुत्व का भाव ही नहीं है। तो मैच क्या जीतोगे? बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे। चक दे इंडिया में एक लड़की थी जो जहीर खान की वाइफ बनी, तो उसने कहा कि नहीं, मैं भारतीय हूं। तो क्या हुआ? ये आपको क्या देखने को मिल रहा है? बंधुत्व का भाव, है ना? तो इस एकल नागरिकता के माध्यम से आपको क्या दिखाई दे रहा है? बंधुत्व की भावनाएं जागृत की गई है। मौलिक कर्तव्य, आपके जो अधिकार आपको संविधान ने दिया, तो आपको कर्तव्य दिया। यूपीएससी ने डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया अधिकार और कर्तव्य को मिला जुला कर। तो अधिकार और कर्तव्य आपस में सहसंबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ताकि जब भी आप अपने अधिकार का प्रयोग करें तो कुछ कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए करें। आखिरकार 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थे, उनके सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को आपको भाग 4 कम जो जुड़ा। क्यों जुड़ा? ताकि अधिकार का प्रयोग करते हुए आप कर्तव्य को ध्यान में दें, और इसको आर्टिकल 51 क में शामिल किया गया। राइट?
और प्रारंभ में आपके 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर बाद में एक और मूल कर्तव्य आपका जुड़ा 66वें संवैधानिक संशोधन 2002 को, 11 मूल कर्तव्य। ये जो मूल कर्तव्य था जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके शिक्षा से संबंधित। ठीक है, तो दोस्तों ये बंधुत्व का भाव, ये आपके प्रस्तावना के माध्यम से बंधुत्व के भाव को जागृत करने के लिए आपको प्रस्तावना में दिया गया। एक शब्द और, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, राष्ट्र की एकता व अखंडता। अब दोस्तों ये जो राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये तो अखंडता शब्द बाद में जुड़ा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में आपका ये जुड़ता हुआ दिखाई देता है 1976 को। ठीक है, अखंडता आपका 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के माध्यम से जुड़ा। तो दोस्तों आपका जो भारत है यह बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत वाला राष्ट्र है। यहाँ पर बहुत से भाषाएं, संस्कृति, आपके तमाम प्रकार के जाति, धर्म, मजहब के लोग मिलते हैं। तो अब इस स्थिति में भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना बड़ा मुश्किल कार्य है। तमाम प्रकार के आपको संप्रदायवादी दंगे देखने को मिलते हैं और दिखाई भी देता है। तो इसलिए मौलिक कर्तव्य के माध्यम से हमने यह लिखा कि राष्ट्र की एकता व अखंडता को हमें अक्षुण्ण बनाए रखना हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी कारण हम राष्ट्र की एकता व अखंडता साथ में जोड़कर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके पूरे प्रस्तावना में जितने शब्दावली थे उस पर आप लोगों से बृहत स्तर पर चर्चा कर दिया। अब यहां पर एक डिबेट बनता है जहां से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और यूपीएससी भी लगातार आप लोगों से प्रश्न भी पूछता हुआ दिखाई देता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ केस स्टडी पढ़ते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। तो एक केस स्टडी है आपका बेरूबारी संघ मामला। ठीक है, कौन सा? बेरूबारी संघ मामला 1960। किसी को पता है बेरूबारी संघ मामला 1960? तो इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। इसमें डायरेक्ट कर दिया गया कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का अंग नहीं है। ठीक है, इसमें आपको कह दिया गया कि जो आपका प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। क्यों नहीं है? तो भैया इसलिए नहीं है क्योंकि जब संविधान का अंग है नहीं तो यह विधायिका की शक्ति का स्रोत भी नहीं है। ठीक है, तो प्रस्तावना जो है यह विधायिका के शक्ति का स्रोत भी नहीं है और न ही जो प्रस्तावना है वह विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। अर्थात कि प्रस्तावना न ही उसके शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकता है कि विधायिका की शक्ति पर वह कोई प्रतिबंध लगा दे, और यह विधायिका के स्रोत भी नहीं है। तो इस कारण जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है और यह गैर न्यायिक है। आगे इन्होंने कहा कि यह जो है गैर न्यायिक है। ठीक है, तो ये क्या कहे कि यह जो है गैर न्यायिक है, अर्थात कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि आप जाए और इसको न्यायालय में चुनौती दे, तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इतनी बातें बेरूबारी संघ मामला 1960 में कहा गया। इसमें सीधे कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का अंग नहीं है,
न ही यह विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही यह विधायिका की शक्ति पर कोई प्रतिबंध लगा सकती है। तो इस कारण और फिर आगे कहते हैं कि यह गैर न्यायिक है और न्यायालय में आप जाकर इसे चुनौती नहीं दे सकते। फिर इसके बाद सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामला आया। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला। अब ये दोस्तों, ये जो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला था, ये 1964 में आया था। इसमें इन्होंने बड़े सिंपल तरीके से जानना है, उस वक्त यहाँ के जो न्यायमूर्ति थे वो मधोलकर थे। मधोलकर न्यायमूर्ति थे। कौन? मधोलकर। इन्होंने एक सेंटेंस बोला, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना अगर यह संविधान का अंग नहीं है तो उसके विषय में इन्होंने कहा कि जो उच्चतम न्यायालय है, जिन्होंने अपना पहले पे निर्णय दे दिया है, जो आपको बेरूबारी संघ मामला में जो निर्णय देखने को मिला, तो इन्होंने कहा कि इस निर्णय पर थोड़ा विचार करें, है ना, और जरूरत अब आप इस पर थोड़ा ध्यान आकर्षित करें। अर्थात कि जो बेरूबारी संघ मामला में जो निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और यह गैर न्यायिक है, तो इन्होंने कहा, न्यायमूर्ति मधोलकर ने, कि थोड़ा जो उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है उस पर थोड़ा वह विचार करे और थोड़ा अपना ध्यान रखे। अब फिर उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला आया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, किसी को पता हो तो वो कमेंट करे कि क्या इस मामले में था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला। तो ये 1967 में आया था। कब आया था? 1967 में। थोड़ा ये मिलान करके पूछता है, ये याद रखना, आपका मैचिंग करके ऐसे प्रश्न आ जाएंगे और आप वहां पर विचलित हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, ये प्रश्न आपका यूपीएससी में बहुत पूछा जाता है और अभी 2020 का प्रश्न उठा लो और आपको प्रश्न इसी से मिलता हुआ दिखाई देता है। अब इन्होंने प्रस्तावना के विषय में कहा कि यह जो है क्या है, संविधान की मूल आत्मा है। इस मामले में इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है और यह शाश्वत है और यह अपरिवर्तनीय है। क्या कहा? संविधान की आत्मा शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। और अब आते हैं सबसे जो हाईलाइटेड व्यक्ति रहे, जो एक मुद्दा रहा केस स्टडी में, बड़ा ही चर्चा में रहा, केशवानंद भारती बनाम आपका केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। बहुत ही इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती वाला जो केस स्टडी है। अब बड़ा न्यायाधीशों में वाद विवाद हुआ, बड़ा चर्चा विमर्श हुई, काफी झगड़े हुए और फिर उसके बाद अंतोगत्वा प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार कर लिया गया। थोड़ा आप भी ताली बजा दीजिए। प्रस्तावना संविधान का अंग आपका बन गया। ठीक है, तो प्रस्तावना अब क्या हो गया? संविधान का अंग स्वीकार कर लिया गया। बहुत लड़ाई झगड़े हुए, बड़े चर्चा विमर्श हुए और वाद विवाद के बाद अंतोगत्वा इसे स्वीकार कर लिया गया।
अब आपका एक और इसमें टॉपिक है जो कि 3 मिनट और लेंगे, फिर उसके बाद आपका सब चीज समझ में आ जाएगा। अब ये जो प्रस्तावना है यह परिवर्तनीय है, क्या इसमें संशोधन हो सकता है या नहीं, ये भी आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो कमेंट करके किसी को पता हो प्रस्तावना में क्या संशोधन हो सकता है, हो सकता है या नहीं। ठीक है, हो सकता है या नहीं, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसमें समझना चाहिए। ठीक है, तो एक मामला था बेरुबारी संघ केस 1960, उसमें आप लोगों को यह बताया गया कि संशोधनीय नहीं है। तो बेरुबारी संघ मामले में जो बेरुबारी संघ मामला 1960 था, उसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है भाई? तो इन्होंने तर्क दिया संशोधन नहीं किया जा सकता है, तर्क दिया क्योंकि यह संविधान का भाग है ही नहीं, तो क्यों हम संशोधन करें। तो तर्क दिया कि संविधान का भाग है ही नहीं। नहीं, इस कारण इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद जो भारती बनाम केरल राज्य का मामला था, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला 1973 में, इसमें अब यह कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन तो हो सकता है, अर्थात कि संशोधन तो हो सकता है, आप आर्टिकल 368 के माध्यम से संशोधन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि मूल ढांचे में जो संबंधित विषय, उसमें किसी भी प्रकार के आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। अर्थात कि जो आपका मूल प्रस्तावना है, उस मूल प्रस्तावना में आप एक शब्द हटा नहीं सकते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा शब्द आप जोड़ सकते हैं। तो यह चीज आप ध्यान रखिए, अर्थात कि आपका जो मूल ढांचे से संबंधित विषय, उसमें आप संशोधन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यह चीज आपके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया कि संशोधनीय है, संशोधन हो सकते हैं। आप आर्टिकल 368 के साथ संशोधन करिए, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषय को, ढांचे से संबंधित विषय में संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, संशोधन नहीं हो सकता है, मतलब कि आर्टिकल 368 के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मूल ढांचे से संबंधित विषयों में संशोधन संभव नहीं है। तो आपका प्रस्तावना पूरी तरीके से समाप्त हो गया। बहुत अच्छे से आप लोगों को चर्चा किया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को स्टार्ट क्या करेंगे, मौलिक अधिकार। दोस्तों, आप लोग प्लीज क्लासेस देखने के बाद अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग अपने फेसबुक पे लगाइए, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगाइए, आप अपने मित्रों में शेयर करिए। थोड़ा सा आप अपना प्रयास करिए, बाकी हम जो है पूरा प्रयास तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।